जय हिंद दोस्तों, आपका सक्सेस विस्टा क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि आज की वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ने वाले हैं। इस राष्ट्रीय आंदोलन में दोस्तों हम कांग्रेस के गठन 1885 से लेकर भारत की आज़ादी 1947 तक के वो सारे महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बताएंगे जो भी आपके वनडे एग्जाम हो या पीसीएस का एग्जाम हो, जहां भी पूछे जाते हैं। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपका एक भी प्रश्न इस वीडियो के बाहर नहीं जाएगा, तो हम गारंटी लेते हैं। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, लास्ट में जब आप जाएंगे तो इस वीडियो को बिना लाइक किए नहीं जाएंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। सबसे पहले हम आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देते हैं। दोस्तों जब अंग्रेज भारत में आते हैं उस समय भारत आर्थिक रूप से समृद्ध था और आत्मनिर्भर था, लेकिन अंग्रेजों की आर्थिक नीति की वजह से भारत निरंतर पतन की ओर बढ़ता चला गया। इस आर्थिक और राजनीतिक शोषण का समय समय पर भारतीय लोगों ने विरोध किया और कई छोटे छोटे आंदोलन दिखाई देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से पहले आपको कई छोटे छोटे आंदोलन दिखाई पड़ेंगे, वो चाहे जनजातीय आंदोलन हो या फिर छोटे मोटे राजाओं और महाराजाओं के द्वारा किए गए वो आंदोलन हो। तो इस तरीके से आपको जनजातीय और सैनिक आंदोलन समय समय पर दिखाई पड़ेंगे और उन्हीं आंदोलनों की श्रृंखला में 1857 ईस्वी में आके भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम होता है। दरअसल 1857 की क्रांति के समय जो एक राष्ट्रवाद की भावना थी उसका सर्वथा अभाव दिखाई पड़ता है। इस वजह से 1857 की क्रांति सफल नहीं हो पाती है। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे छोटी छोटी संस्थाओं का निर्माण शुरू होता है। बॉम्बे में बहुत सारी छोटी छोटी संस्थाएं गठित होती हैं। आप देखेंगे कल कोलकाता में छोटी छोटी संस्थाएं गठित होती हैं, मद्रास में छोटी संस्थाएं गठित होती हैं। फिर उसी श्रृंखला में आगे जाकर 1885 में गठन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, क्योंकि उस समय एक ऐसी संस्था का अभाव था जिस पर भारत के लोग अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों का अंग्रेजों से मांग कर सकें। तो ऐसे मंच का अभाव था। उसी मंच की पूर्ति करने के क्रम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है। तो आइए दोस्तों अब शुरू करते हैं मुख्य पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब होता है? तो आप याद रखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है। यह पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया। ए.ओ. ह्यूम जो थे एक अंग्रेजी आईसीएस ऑफिसर थे, वो भी रिटायर्ड ऑफिसर थे। आईसीएस ऑफिसर अंग्रेज थे कि ये ए.ओ. ह्यूम, इनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया जाता है। सम्मेलन था, पहला सम्मेलन आप देखेंगे कांग्रेस की पहली मीटिंग जो थी वो दरअसल पुणे में होने वाली थी, पुणे में, लेकिन उस समय 1885 में प्लेग नाम की एक भयंकर बीमारी फैली हुई थी। इस वजह से इसको मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया, पुणे से मुंबई ट्रांसफर किया गया। मुंबई में भी कहां पे हुई? ये एक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, तेजपाल नाम का एक संस्कृत कॉलेज था, वहां पर यह मीटिंग होती है। और इस मीटिंग की अध्यक्षता किसने की? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका पूछा जाता है कि जो 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ उसकी पहली मीटिंग व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी के नाम से इनको जानते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। दोस्तों पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम जो था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से था, लेकिन फिर बाद में दादा भाई नौरोजी जो एक पारसी थे, इनके द्वारा यह सुझाव दिया गया कि इसका नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम किया गया दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभ में नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ। फिर इसका नाम किसके सुझाव पे परिवर्तित किया गया? तो दादा भाई नौरोजी ने इस बात का सुझाव दिया, तब इसको परिवर्तित किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। दोस्तों सबसे पहले जो इसकी मीटिंग हुई थी मुंबई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में हुई थी और इसमें कुल 72 सदस्यों ने
72 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था। 72 सदस्यों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और यह पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा सदस्य कहां से थे, कौन से प्रांत से थे। तो याद रखिए जो 38 सदस्य थे, 38 सदस्य वो अकेले मुंबई प्रांत से थे, मुंबई प्रांत से। तो सबसे ज्यादा सदस्य कौन से प्रांत से थे, मुंबई प्रांत से सबसे ज्यादा सदस्य थे, 38 सदस्य। टोटल सदस्य जो थे पार्टिसिपेट करने वाले थे 72 सदस्य थे। तो दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे हैं, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय इसका नाम जो था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था और इसकी स्थापना एओ ह्यूम आईसीएस रिटायर्ड ऑफिसर थे, इनके द्वारा की गई। पुणे में इसकी पहली मीटिंग होने वाली थी, लेकिन प्लेग की बीमारी की वजह से मुंबई में स्थित ग्वालियर टैंक में स्थित था, एक मुंबई में एक जगह है ग्वालियर टैंक, वहां पर स्थित था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, वहां पर इसकी पहली मीटिंग होती है। फिर जो इसकी मीटिंग हुई, इसकी अध्यक्षता भीमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम कर दिया गया। इसमें पार्टिसिपेट करने वाले टोटल कैंडिडेट थे 72 सदस्य, जिसमें 38 सदस्य अकेले मुंबई प्रांत से थे। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और देख लेते हैं जो कांग्रेस के गठन से संबंधित हैं। सबसे पहले जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, प्रश्न ये पूछा गया है आपसे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम सम्मेलन हो रहा था उस सम्मेलन में किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ऑप्शन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी दिया होता है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे, लेकिन उन्होंने पहली मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, इसका कारण था इंडियन एसोसिएशन, जो इनका था इंडियन एसोसिएशन, इनकी एक संस्था थी एसोसिएशन, एसोसिएशन का दूसरी इनकी मीटिंग चल रही थी, सेकंड मीटिंग थी इंडियन एसोसिएशन की मीटिंग की वजह से ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। इनकी एक संस्था थी इंडियन एसोसिएशन, जो उसकी सेकेंड मीटिंग उस टाइम चल रही थी, इस वजह से ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों। आपको बता दें जो इंडियन एसोसिएशन थी 1886 ईस्वी में, इसका विलय इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो जाता है 1886 में, जिसकी संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। इसका विलय 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया जाता है। दोस्तों एक बात और बता दें, आपको प्रश्न पूछा गया है, जो सर सैयद अहमद खां थे, सर सैयद अहमद खां, ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो कभी भी कांग्रेस से संबंधित नहीं रहे। यह प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा ऐसा सदस्य है जो कभी भी कांग्रेस से संबंध नहीं रहा। तो याद रखिए सर सैयद अहमद खां कभी भी कांग्रेस से रिलेटेड नहीं रहे। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कांग्रेस का सदस्य होते हुए भी कभी भी जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। तो बाल गंगाधर तिलक जी हैं, बाल गंगाधर तिलक, ये कांग्रेस से लगातार संबंधित रहे और गरम दल के नेता थे। तो इसके बाद भी इन्होंने कभी भी, मुख्य नेता थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, इसके बावजूद भी कभी इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। तो इतने महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कांग्रेस के गठन से संबंधित हैं। अब आइए चलते हैं अगली स्टेप पर। तो दोस्तों अभी हमने कांग्रेस से संबंधित सारी चीजें देखी, अब आइए देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट। दोस्तों 1885 से लेके 1905 तक का जो काल चलता रहा, उसमें दरअसल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर भिक्षावृत्ति का काफी आरोप लगते रहे और सेफ्टी बॉल का सिद्धांत भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सेफ्टी बॉल की थ्योरी दी गई, जिसमें बोला गया ये डफरिन की दिमाग की उपज है जो उसने अपने रक्षा के लिए इसका निर्माण करवाया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ऐसा आरोप लगता रहा। तो दोस्तों ये 1885 से 1905 तक का काल केवल पत्राचार के माध्यम से अधिकारों की मांग का रहा। 1885 से 1905 के बीच के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और हैं जो कांग्रेस से संबंधित हैं, आप उनको भी नोट कर लीजिए। क्यों, आप देखिए आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने, फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। दूसरा पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी।
दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। और तीसरा पॉइंट आप नोट कीजिए, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की, तो आप यहां पे नोट कर लीजिए, कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने 3 बार की, जिसमें आप मुख्य देखेंगे, मुख्यतः इन्होंने 1886 ईस्वी में की थी, 1993 में की थी, फिर इसके बाद कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने 1907 जब सूरत का अधिवेशन हुआ था तब इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो दादा भाई नौरोजी ने कुल 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था, तो ये कोलकाता अधिवेशन था। कोलकाता अधिवेशन 1896 में वंदे मातरम गाया था, राष्ट्रीय गीत जो था वंदे मातरम, इसका गायन किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, रहमतुल्लाह सयानी, आर.एस. सयानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। रहमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो 1885 से लेकर 1905 तक के कांग्रेस से संबंधित हैं। अब आइए हम इसी सीक्वेंस में चलते हैं 1905 से आगे। 1905 में दोस्तों सबसे इतिहास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ था, लेकिन भारत के लिए यह गलत काम था। बंगाल का डिवीजन कर दिया जाता है। बंगाल का विभाजन कब होता है, बंगाल विभाजन 1905 में किया जाता है। और इस समय बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, तो याद रखिए करजन जो था वायसराय था। और दोस्तों जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था उस समय वायसराय कौन था, वहां पर भी पॉइंट वो नोट करने वाला था। वहां पर डफरिन जो था उस समय वायसराय था भारत का, जब कांग्रेस का गठन होता है। तो दोस्तों करजन था बंगाल विभाजन के समय। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की जाती है, फाइनली डिसीजन 16 अक्टूबर को लिया जाता है। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को इसका फाइनली डिक्लेयर कर दिया जाता है बंगाल डिवीजन को। इसलिए इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया बंगाल के अंदर, शोक दिवस। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि बंगाल विभाजन जिस दिन हुआ था उस दिन को बंगाल में कौन सा दिन मनाया गया था, शोक दिवस के रूप में यह दिन को डिक्लेयर किया गया था। दोस्तों इसके बाद 1905 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था, बनारस में हुआ था। बनारस में ही इन्होंने स्वदेशी प्रस्ताव पारित किया था। स्वदेशी प्रस्ताव पारित करने के साथ ही विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू हो गया और यहीं से शुरुआत हो जाती है स्वदेशी आंदोलन की। इसीलिए बोला जाता है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। उस समय वायसराय कौन था, करजन था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो जाता है और 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1905 में बनारस का अधिवेशन हुआ, उसमें स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया जाता है। बंगाल विभाजन के बाद में जैसे ही बंगाल का विभाजन बेसिकली होता है जाति के आधार पे, मुस्लिम और हिंदुओं के बीच फूट डालो और राज करो की नीति का शुरुआत, अंग्रेजों की स्पष्ट नीति यहीं से हो जाती है कि उनकी जो नीयत है फूट डालो राज करो की नीयत है। उसी के क्रम में आप देखेंगे 1906 ईस्वी में शिमला में भारतीय मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है। भारतीय मुस्लिम लीग, आप इसको भी याद रखिए, भारतीय मुस्लिम लीग का गठन, मुस्लिम लीग का गठन जो होता है 1906 ईस्वी में होता है। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, ये आगा खां के साथ साथ में एक ढाका का नवाब था, ढाका का नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना शिमला में, उस समय जो वायसराय था वो मिंटो था, क्योंकि करजन का कार्यकाल अगर आप देखेंगे 1899 से लेके 1905 तक रहता है और जबकि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। इस समय मिंटो जो होता है भारत का वायसराय बन जाता है और शिमला में वो भारतीय मुस्लिम लीग के जो सूत्रधार थे आगा खां और सलीमुल्लाह खां शिमला में मिंटो से मीटिंग करने जाते हैं। इसके बाद वो डिक्लेयर करते हैं भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी है। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं 1907 के बाद के।
1907 में आप देखेंगे सूरत विभाजन हो जाता है, सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। दरअसल इसमें गरम दल और नरम दल आपस में अलग अलग हो जाते हैं। दरअसल इसमें इसका विवाद का विषय ये था कि आप देखेंगे जो गरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक अथवा लाला लाजपत राय में से कोई एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करे। वहीं नरम दल के लोग चाहते थे रास बिहारी बोस जो हैं इनके द्वारा अध्यक्षता की जाए। तो फाइनली डिसीजन नरम दल के नेताओं के पक्ष में जाता है, रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं और यही कारण होता है कि 1907 में गरम दल और नरम दल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो यही कहानी थी 1907 में सूरत विभाजन की, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने, और इसको कई बार पूछा गया है दोस्तों ये प्रश्न। फिर उसके बाद अगला क्रम होता है दिल्ली दरबार का, 1911 में लगता है। बंगाल विभाजन को कैंसिल कर दिया जाता है 1911 में, और 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आते हैं। मॉर्ले और मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाने जाते हैं। और फिर इसके बाद देखेंगे जो अब दिल्ली दरबार लगता है, जॉर्ज पंचम भारत आता है, उसका स्वागत सत्कार किया जाता है काफ़ी भव्य तरीके से। और देखेंगे आप दिल्ली दरबार जब लगता है तो कोलकाता में बंगाल डिवीजन की वजह से काफ़ी ज़्यादा आंदोलन चल रहा था, तो स्थिति कंट्रोल नहीं थी। 1911 ईस्वी में इसी वजह से भारत की राजधानी कोलकाता से उठाकर कोलकाता की जगह दिल्ली को बनाया गया। तो आप देखेंगे 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली परिवर्तित हो जाती है। फिर 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की जाती है। कैलिफोर्निया में, अमेरिका में एक जगह है कैलिफोर्निया, उसके एक सैन फ्रांसिस्को ये जगह पूछी जाती है। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन लाला हरदयाल के द्वारा किया जाता है, और इसी पार्टी के द्वारा एक गदर नाम की साप्ताहिक पत्रिका भी जारी की जाती थी, गदर नाम की। और पहली जो इसकी पत्रिका थी वो प्रकाशित होती है उर्दू भाषा में, फिर बाद में ये कई अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित हुई। तो याद रखिए गदर पार्टी की जो पत्रिका थी गदर, वो पहला प्रकाशन जो था उर्दू लैंग्वेज में किया गया था। अब अगला पॉइंट देखते हैं, कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू प्रकरण दरअसल ये एक कामागाटा मारू एक जहाज था जो कनाडा की सरकार के द्वारा क्या किया गया था, जो भारत से कनाडा ने ऐसे व्यक्तियों को जो डायरेक्ट भारत से नहीं आए थे उनको कनाडा के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। और जब वो कामागाटा मारू जो जहाज था, जब वो वैंकूवर पहुंचने वाला था कनाडा के, वहाँ कनाडा की सरकार ने उसे नहीं उतरने दिया। तो फिर वही लोग भारत जब वापस आते हैं तो बंगाल में इन पर कई गोलियां चलाई जाती हैं, और गोलियां चलाने के क्रम में कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकरण को कामागाटा मारू प्रकरण कहते हैं। 1914 ईस्वी में घटित हुई थी, और इसमें 376 भारतीय थे जो इस जहाज पर बैठे हुए थे। आप देखेंगे फिर 1916 ईस्वी में होम रूल लीग मूवमेंट की शुरुआत होती है। इसको दो मुख्य सूत्रधार थे भारत में। पहले थी श्रीमती एनी बेसेंट जी, इन्होंने सितंबर 1916, ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, सितंबर 1916 में आप देखेंगे अडयार मद्रास में होम रूल लीग मूवमेंट की शुरुआत की थी। वहीं आप देखेंगे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अप्रैल 1916 ईस्वी में पुणे में होम रूल लीग मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। दोस्तों ये कई बार क्रम लगाने के लिए दिया गया है कि एनी बेसेंट ने कब शुरुआत की, तो सितंबर 1916 में, और बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में। बाल गंगाधर तिलक पहले करते हैं, इनका रीजन पुणे है, और वहीं एनी बेसेंट का रीजन मद्रास अडयार में है। और इनके द्वारा दो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती थी। एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई हैं, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। और वहीं आप देखेंगे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी दो पत्रिकाएं, मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी, वहीं केसरी मराठी लैंग्वेज में प्रकाशित होती थी। तो दोस्तों ये हमने 1916-17 तक पार्ट कवर किया है। अब हम आगे पढ़ेंगे महात्मा गांधी का भारत आगमन और महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेके भारत छोड़ो आंदोलन तक की पूरी कहानी हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि हमें पता लगता रहे कि आप इस वीडियो सीरीज़ को कितना प्यार दे रहे हैं। धन्यवाद।